वायरल भी हुए चित्रा त्रिपाठी जी के साथ। हाँ, जी। क्या किस्सा है वो? कभी कभी होता है ना कि अच्छा चलो पता करते किधर रहती है, तो फिर जब वो साइकिल से निकली तो पीछे पीछे हमने अपना साइकिल लगाया और उस समय हम थे क्लास 10th के स्टूडेंट। जब मुझे मालूम चल गया कि वो बड़ी हैं तो मैं अपने घर की तरफ लौट गया, दोबारा जीवन में कभी उनको फॉलो नहीं किया। लोगों में एक भ्रम भी है कि अगर आप साधु सन्यासी बन गए तो आप गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते। मेरा अपना जो समझ है मुझे तो करना है। मुझे एक साथी मिली भी हैं। अच्छा। सब ठीक ठाक रहा तो इसी कुंभ में गंगा किनारे। अरे वाह, हमारी जीवन बहुत यात्रा। मुबारक हो। 2 ही लोग पसंद थे, या तो IAS IPS या फिर म्यूजिशियन। तो मुझे संगीतकार बहुत बहुत तो खींचते हैं। संगीतकार हैं जो मिली हैं आपको? हाँ, संगीतकार हैं, बहुत अच्छा उनका गायन है, क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल सिंगिंग, भजन सिंगिंग। तो मैं संगीत सीखना चाहता हूँ और संगीत सीख करके अपने लिए गाना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं ना बहुत सारे गुरुओं के पास गया, कोई गुरु अपना बच्चा मान करके मुझे सिखाने की कभी कोशिश नहीं किया था। हमने ये सोचा कि अगर कोई दुल्हन मिल जाए तो आपके घर में ही आ गए। वही तो मैंने सोचा कि अगर वो हमारे सिखाने की योग्यता से युक्त कोई जीवन साथी मुझे मिल जाए। हाँ। तो हम कहेंगे ऐसे 4 बजे उठो भैरव गाओ चलो। ठीक है। लोग कहते हैं कि 4 बजे सुबह उठो, हाँ। चाय बना के दो, आप कहेंगे कि भैरव गाओ। चाय बनाना, बर्तन माजना, झाड़ू पोछा सब हम करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को अगर नाम बताना चाहे तो? नहीं नाम नहीं बताएंगे। अब तो महाराज जी कुंभ में आप तो कह रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं बताएंगे। हाँ। जब हम जीवन साथी को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे फिर एक बार रूबरू होंगे, आप सबसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या आध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या भगवा पहनना ज़रूरी है, तिलक लगाना ज़रूरी है, लंबे बाल दाढ़ी रखना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आध्यात्म वो चीज़ है ना जहाँ पर आप खुद के लिए जीते हो। आप पैंट शर्ट पहनो, जीन्स टी शर्ट पहनो, आप साड़ी सूट पहनो, सलवार पहनो, जो पहना पहनो, उससे मतलब आपका अंदर से हृदय साफ होना चाहिए। आप डिविल कैरेक्टर में नहीं रहिए। ठीक बात है, एकदम साफ रहिए। शायद डिजिटल बाबा टाइटल क्यों लगा? नहीं, डिजिटल बाबा का कनेक्शन ऐसे बना मेरे लाइफ में कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं या अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है, कैमरा है, लाइट है, साउंड है, एडिटिंग है, इन सब चीज़ों का जो समावेश है वो हम स्वयं से करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास? सब कुछ बहुत गुणवत्ता युक्त चीज़। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा रुपया धीरे धीरे तो आता ही है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक दिन पैसा है ना तो मैं मुखर्जी नगर में लंगर खोलूँ। जो एकदम शार्प लड़के हैं ना, मैं उनको खाना खिलाना चाहता हूँ। हो चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन, चंचल मन नित राम जपा कर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द धार्मिक यात्रा। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपने कई नाम सुने होंगे, IIT बाबा महाकुंभ के दौरान आपने सुना होगा पायलट बाबा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं डिजिटल बाबा। उनसे बातचीत करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे, आध्यात्म को लेकर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे क्या रहा है, उनकी क्या एम है, क्या भविष्य है, क्या सोच रहे हैं आगे। बहुत स्वागत है डिजिटल बाबा आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आध्यात्म में आप कैसे आए हैं, कैसे आप प्रेरित हुए हैं? जी, मेरा नाम है स्वामी राम शंकर और सोशल मीडिया पे डिजिटल बाबा। गोरखपुर में हम पले बढ़े, BCom की पढ़ाई किए हैं और रुचि थी रंगमंच में, तो ख्याल था कि अभिनेता बनेंगे। 19 साल की आयु में जब हम जीवन के बारे में समझे तब हमने तय किया कि आध्यात्म के सफ़र पे चलेंगे और इस तरह से आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हुई। अयोध्या में एक स्वामी जी हैं, शिवचरण दास जी महाराज, उनसे दीक्षा लिए। दीक्षा के बाद जो आश्रम की व्यवस्था है जिसमें साधु को, साधक को सफाई करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, वैसी ज़िंदगी मेरी थी। लेकिन हमें लगा कि ये उम्र हमारी ऐसी जिसमें हमको पढ़ाई लिखाई में अपने आप को लगाना होगा। फिर मैं वहाँ से निकल के गुरुकुल की ओर गया। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, लोनावाला, इन सब जगहों पे बहुत बहुत बेहतरीन गुरुकुल संचालित होते हैं। कहीं पेड है, कहीं अनपेड है।
वहाँ रह के हमने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचा। फिर म्यूज़िक में मेरी रुचि थी, तो म्यूज़िक में चीज़ों को समझने के लिए 2 वर्ष हम एक विश्वविद्यालय, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, वहाँ रख करके संगीत का जो ग्रामर है वो ठीक से समझा जाना। वर्तमान समय में पिछले 2017 से हिमाचल का एक हिल स्टेशन है बैजनाथ धाम, वहाँ रह करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्से में जब राम कथा के लिए, भागवत कथा के लिए हमको बुलाते हैं या कभी स्पिरिचुअल इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ जा कर के उनसे रूबरू होते, बात करते हैं। मेरी जो सबसे हट के एक कोशिश है वो ये है कि सोशल मीडिया में जो यंग एज हैं उनको टारगेट करके, उनको ध्यान में रख करके हम आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को उनके बीच में साझा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे युवा है, यूथ है, बच्चे बच्चियां हैं जो आध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल रही है, कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा, और जो जितने बड़े साधु संत हैं वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं, फ्रेंडली नहीं है, वो फ्रेंडली नहीं है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। शायद डिजिटल बाबा इसीलिए आपको कहा गया, या फिर टाइटल क्यों लगा? नहीं, डिजिटल बाबा का कनेक्शन ऐसे बना मेरे लाइफ में कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं या अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है, कैमरा है, लाइट है, साउंड है, एडिटिंग है, इन सब चीज़ों का जो समावेश है वो हम स्वयं से करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास? सब कुछ बहुत गुणवत्ता युक्त चीज़ें, पूरा प्रोडक्शन हाउस लेके चल रहे हैं। मेरे पास NX80 है, एप्पल का मैकबुक M4 Max है, रोड का माइक है, लाइव स्ट्रीम करने के लिए 3 फ़ोन है, सैमसंग है 3 फ़ोन, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। मैं मतलब मुझे लगता है एक पूरे टीम के पास बेस्ट कंटेंट शूट करने के लिए जितने इक्विपमेंट होते हैं वो सब एकदम एडवांस्ड है। महाराज जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा रुपया धीरे धीरे तो आता ही है ना। जैसे मैं कथा प्रवचन सुनाता हूँ और वो भी बजट फ्रेंडली, मैं कथावाचक हूँ, ऐसा कोई फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इतना ही दे दीजिए। तो थोड़े पैसे आते हैं। अभी चूंकि मैं सिंगल लाइफ में हूँ तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना ड्राइवर है, ना कुक है, ना कोई वो गार्डनिंग करने वाला। कहीं पैसे यहीं खर्च होते हैं ना। एक ड्राइवर रख लिया तो कम से कम 15,000 रुपये उसका हो गया, और महीने का 25-30,000 रुपये तेल का हो गया, तो कुल मिला के मोटा यही 40,000 हो गया। अब मुझे तो महीने का 5-7 हज़ार रुपये में पूरा खर्चा निकल जाता है, सच बता रहा हूँ। आप मतलब सोच के हैरान होंगे कि आज भी मेरे जीवन की जो मूलभूत खर्च है वो 6-7 हज़ार रुपये। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ। सोशल मीडिया पर आप इतना एक्टिव हैं तो उससे तो इनकम हो ही जाती होगी। हाँ, इनकम होता है। मैंने फेसबुक से करीब 2.5 लाख, 3 लाख रुपए अर्न किए हैं। अच्छा। लाइफ टाइप इनकम अभी तक की है। अभी मेरे फेसबुक में करीब वो $130-135 पड़े हुए हैं। यूट्यूब का अभी तक फर्स्ट पेमेंट अभी अटका है, वो करीब $120 के आसपास होगा। तो बहुत फ्लो सोशल मीडिया का नहीं है। मेरे पास फ्लो है कि मैं राम कथा सुनाता हूँ, कहीं सुनाया तो मुझे 50,000 मिल गए, कहीं 25,000 मिल गए, कहीं 1.5 लाख मिल गए, कहीं 2.25 लाख मिल गए। तो इसी तरह खर्च भी होता है। खर्च मतलब कैसे होता है? हाँ। जैसे कोई मेरे संपर्क में, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में ठीक है, तो उनके कभी समस्या आ गए, रूम रेंट नहीं है, या कहीं कोई फीस है, कहीं कोई एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करना है, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ, सच बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक दिन पैसा है ना तो मैं मुखर्जी नगर में लंगर खोलूँ। लंगर? हाँ, मुखर्जी नगर में, वहाँ जो बच्चे तैयारी करने आते हैं दिल्ली में, जो एकदम शार्प लड़के हैं ना, मैं उनको खाना खिलाना चाहता हूँ कि दिमाग उनको शार्प मिला है, टैलेंटेड है। महाराज जी शार्प हो या ना हो, खाना तो खिलाना चाहिए। नहीं, खाना तो सब लोग खा लेंगे, लेकिन जो आदमी अपना 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई पर खर्च कर रहा है और इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो फिर पैसा कमा के पढ़ाई करे, तो ऐसे बच्चों को आपने 2 बार खाना दे दिया और चुपचाप पढ़े जा रहे हैं। भूख लगा, आ गए, खाना खा लिए, चले गए पढ़ने। तो मेरे मन में है एक ख्याल कि जैसे हम तीर्थ स्थलों में जाके लंगर लगवाते हैं या तो वहाँ पढ़ने श्रद्धालु लोग ऐसे, तो मुझे लगता है ऐसी जगह पे आप खर्च करो पैसा जहाँ पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। और मेरी बातें सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मुझे लगता है कि एक हॉस्टल खोलता, पैसे होता है, और उसमें जो लड़का बहुत अच्छे से मेहनत करता, उसको खाना पीना रहना सब देता, और जो लड़का लापरवाही करते हुए पकड़ा जाता, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं है, प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं है, उसको तुरंत वहाँ से छुट्टी करके निकाल देता है। जानते इससे क्या होता? आदमी खौफ में बढ़िया करता। भाई आपको अगर पढ़ने लिखने के लिए सब कुछ मिल जाए और आपसे कहा जाए खाली पढ़ो, आप बताइए फिर आप खिलवाड़ करेंगे? संघर्ष तब होता है जब आप पढ़ना भी चाहते हो और संसाधन नहीं होते। ठीक बात है।
बहुत बच्चे मुश्किल। बहुत बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हाँ। हैं। हम अध्यात्म की भी जी, बात जी, करेंगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। बीच में आप खूब वायरल भी हुए चित्रा त्रिपाठी जी के हाँ, साथ। हाँ, जी, जी। क्या किस्सा है वो, जरा बताइए दर्शकों को। चित्रा जी हमारे शहर की हैं, एनसीसी कैडेट गोरखपुर। हैं। हाँ, और हम दोनों एक ही बटालियन के कैडेट्स हैं, तो वो हमसे सीनियर रही हैं। सीनियर मतलब ठीक ठाक सीनियर, जो करीब 3 साल के आसपास का अंतराल या ऐसा 4 साल का भी अंतराल रहा। तो हम जूनियर डिवीज़न में थे, वो सीनियर मोस्ट सीनियर डिवीज़न में थी। हमारे वहाँ परेड करने आती थी, क्योंकि हमारा कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था। तो उनका पूरा टीम आता था, 44 बटालियन का जो गर्ल्स है वो सब लोग आते थे। तो देखने पे तो कई बार हुआ, नज़र सामने गया, लेकिन कभी कभी होता ना कि अच्छा चलो पता करते किधर रहती हैं। तो फिर जब वो साइकिल से निकली तो पीछे पीछे हम भी अपना साइकिल लगाए। फिर मैंने देखा ना कि वो विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्ग से कैंपस में चली गई। अच्छा। और उस समय हम थे क्लास 10th के स्टूडेंट। तो फिर हम तुरंत अच्छा, सोचे, आप 10वीं में थे हाँ उस समय। 10वीं में, और शायद वो BM रही होंगी। ओहो। हाँ, तो हमको ये समझ में आ गया कि तुमसे बहुत सीनियर है, निकलो यहाँ से। बस इतनी सी धृष्टता मेरी रही कि मैंने उनका पीछा किया, और जब मुझे मालूम चल गया कि वो बड़ी हैं, तो मैं अपने घर की तरफ लौट गया। दोबारा जीवन में कभी उनको फॉलो नहीं किया। मुलाकात हुई तो क्या बात हुई थी चित्रा जी से? बस यही बात हुई थी कि हमने उनकी प्रशंसा की, बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके और खुश हो जाता है मन। अरे देखो, किसी के रूप को, किसी के व्यक्तित्व को देखकर अगर आप आकर्षित हुए हैं कभी, और एक सफलता के मुकाम पर पहुंच करके वो व्यक्ति आपको प्यार से मिल रहा है, बात कर रहा है। हाँ, नहीं, उनका अच्छा व्यक्तित्व लगता है। बहुत हाँ, अच्छा है। अच्छा है। जितना मैं जानता जी, हूँ, जी। बहुत अच्छा नेचर है। और इतने बड़े पद पर इतना ऊपर जाने के मिलनसार बाद हैं। हाँ। भी अगर अच्छे से कोई हंस के बात कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, आध्यात्म की बात कर जी, लेते जी, हैं। बिल्कुल। महाकुंभ हुआ, इतने लोग आए, स्नान किया। गंगा स्नान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और दूसरा, अगर अब महाकुंभ तो नहीं रहेगा पूरे साल, तो जब उसके बाद लोग जब गंगा स्नान करने आए तो किन बातों का ख्याल रखें, या फिर उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा, एक बार ज़रा समझाएं। देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर अभी कुंभ के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि गंगा स्नान करने आइए, तो जो मुख्य स्नान पर्व है उसमें मत आइए, उसके आगे पीछे आइए। गंगा मैया वही हैं, एकदम नहीं बदलने वाली हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस समय क्यों आते हैं लोग, कई बार इस पर लोग ध्यान नहीं देते। माघ मेले में जो वार्षिक यहाँ पर आयोजन होता है, साधु महात्मा लोग होते हैं, कल्पवासी होते हैं, या अर्ध कुंभ है, जो पूर्ण कुंभ है, इन कालक्रम में जब आप आते तो यहाँ पर आपको गंगा स्नान के अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के साधु महात्मा यहाँ पर उपलब्ध आपको मिलते हैं, और उनसे आप चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। बिल्कुल। तो गंगा किनारे आइए, गंगा जी में स्नान करने के साथ साथ ज्ञान गंगा में भी डुबकी लगाइए, लोगों से सवाल करिए, अपने जीवन के भीतर का जो दुविधा है वो प्रकट करिए। जब ऐसा आप करेंगे तब जा कर के ना यहाँ से लौटते समय कुछ आप लेके जाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, कपड़े गीले हुए, तन गीला हुआ, फिर सूख गए, फिर शरीर वैसे के वैसा हो गया, जैसे आए थे वैसे चले गए। तो कुंभ में तो मुझे लगता है ये ज्ञान खोज की एक सबसे बड़ी भूमि है, जहाँ पर आपको आपके हिसाब का कोई जरूर मिलेगा जो आपको बात समझा पाए, बता पाए। एक लोगों में एक भ्रम भी है कि अगर आप साधु सन्यासी बन गए तो आप गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं। ये क्या है महाराज जी, ज़रा बताइए। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग वास्तविक धरातल पर ज़िंदगी जीते हैं और एक लोग काल्पनिक धरातल पर ज़िंदगी जीते हैं। एक लोग वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हैं और एक लोग कस्टम में फंसे पड़े रहते हैं। बहुत सावधानी से बात कर रहे हैं। तो मैं औरों की बात नहीं करता, खुद के बारे में मैं बता सकता हूँ कि मैं कस्टम में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसा कालखंड था जब मैं बहुत वैराग्य से भरा था। अच्छा। बहुत विरक्त था। मैं ऐसे वेल ड्रेस्ड मैं कभी नहीं रहा। वो धोती भी मेरी घुटने तक, और नंगे पैर चल रहा हूँ, कंधे में एक झोली है और यात्रा कर रहा हूँ। ऐसा भी जीवन मेरा रहा। समय के साथ साथ समझदारी बढ़ी और मुझे लगा कि अगर सोसाइटी में रहना है तो आपको नंगू बाबा बन के तो नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसे रहो कि आपके शरीर का कोई अनावश्यक भाग दिखाई ना दे, कपड़े उपड़े पहन के ठीक से रहो। ठीक। अब रही बात कि वैराग लेने के बाद, संन्यास लेने के बाद क्या विवाह कर सकते हैं, मेरा अपना जो समझ है मुझे तो करना है। मैं अभी कहीं जब बातचीत मेरी हुई मीडिया के साथ तो मैंने अपनी इस बात को साझा भी किया, और मुझे एक साथी मिली भी हैं।
अच्छा। सब ठीक ठाक रहा तो इसी कुंभ में गंगा किनारे अरे वाह, हमारी जीवन बहुत बहुत यात्रा मुबारक हो आपको। एक कहाँ मिली? हाँ, वो मिल गई हैं सोशल मीडिया पे। मुझे उनका मैसेज आया था, बहुत सारे मैसेज आए, केरल से आए, कानपुर से आए, अच्छा, इंदौर से आए और बहुत सारे आए। पर हमें दो ही लोग पसंद थे, या तो IAS IPS या फिर म्यूजिशियन। IAS IPS में प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों के ऊपर इतना वर्क प्रेशर रहता है कि 8 घंटा तो वो ऑफिस में फंसे रहेंगे, तकलीफ में, तनाव में, इनकी बात उनकी बात। और जीवन साथी ऐसा होना जो साथ रहे, परछाई की तरह। ठीक बात है। तो मुझे संगीतकार बहुत बहुत तो खींचते हैं। संगीतकार हैं जो मिली हैं आपको? हाँ, संगीतकार हैं, बहुत अच्छा उनका गायन है, क्लासिकल म्यूजिक, गज़ल सिंगिंग, भजन सिंगिंग। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे दर्शकों को अगर नाम बताना चाहें तो नहीं, नाम नहीं बताएंगे। अभी अब तो महाराज जी कुंभ में आप तो कह रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं बताएंगे। हाँ। जब हम जीवन साथी को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, फिर एक बार रूबरू होंगे, आप सबसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। उनको भी आप आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे? वो एकदम आध्यात्मिक है। हम दोनों ने सोचा है, हमारे मन में तो था ही कि हम, देखिए आपको बताऊं, एक बहुत खुल के बात बताऊं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, बस 2 ही चीज़ में फंसा हूँ। एक तो मैं संगीत सीखना चाहता हूँ और संगीत सीख करके अपने लिए गाना चाहता हूँ। मैं रात को जो चंद्रकोश है, सुबह का भैरव है, शाम का भैरवी है, यमन है, समय के हिसाब से रागों को सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और उसको आध्यात्मिक संदर्भ में एक प्रयोग करना चाहता हूँ। ठीक है। और इसके लिए मैं ना बहुत सारे गुरुओं के पास गया, कोई गुरु अपना बच्चा मान करके मुझे सिखाने की कभी कोशिश नहीं किया था। हमने ये सोचा कि अगर कोई दुल्हन मिल जाए तो आपके घर में ही आ गए। वही तो मैंने सिखाने सोचा वाली। कि अगर वो हमारे मतलब सिखाने की योग्यता से युक्त कोई जीवन साथी मुझे मिल जाए, हाँ। तो हम कहेंगे ऐसा 4 बजे उठो, भैरव गाओ, चलो। ठीक है। लोग कहते हैं कि 4 बजे सुबह उठो, हाँ। चाय बना के दो, आप कहेंगे कि भैरव गाओ। चाय बनाना, बर्तन माजना, झाड़ू पोछा सब हम करेंगे, आप करेंगे? सब कर लेंगे, लेकिन बस ये चाहिए क्या बात कर कि रहे हैं? म्यूजिकली वो इतनी ईमानदार हो कि प्रैक्टिस में इतना भी वीकनेस ना हो, मतलब कहीं कोई लापरवाही नहीं। आपकी विधा जो है वो मेरे लिए पूजा की तरह है। अब पागल है, हम संगीत सीखने के लिए जनरल बोगी में गोरखपुर से पुणे चले गए थे, खड़े खड़े, सच बता रहा हूँ, कि एक अच्छे स्कूल में जा कर के हम दाखिला लेंगे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ के गुरु लोग बोले कि आप इतने तैयार नहीं हो कि मैं आपके ऊपर समय खर्च करूं, आपको बेसिक सीखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फिर वहाँ गए तो सरकारी प्रोजेक्ट की तरह जैसे शिक्षक सिखाते हैं आजकल, अमूमन हर विश्वविद्यालय में बहुत अधिक मात्रा में उनको धन मिलता है सरकार से, लेकिन सिखाने का काम वही होता है सरकारी ठेके की तरह। कुछ लोग अच्छा सिखाते हैं, मैं सबको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव तो बहुत ख़राब था। हाँ, तो लेकिन महाराज जी अब तो सारी दुविधा दूर हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो क्या है, अब तो मैं बहुत अच्छा, वो खुद कहती हैं आप इतना अच्छा सुरीले हैं, आपको हम सिखा के बस बना देंगे। सुनाइए। हाँ जरूर। ओ चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन, चंचल मन नित राम जपा कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बड़ा आपकी जो जर्नी रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से आप आध्यात्म में आए और किस तरह से आगे बढ़े। तो जो नए बच्चे हैं जिनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह शाम खुद को समय दीजिए, बाह्य जगत में जो कुछ ज़रूरी कार्य है वो सब करिए, लेकिन अपने अंतर जगत से स्वयं को जोड़िए, खुद को समझिए, आध्यात्म की शरण में रहिए। और आध्यात्म का मतलब क्या है? खुद को जाना, खुद को समझना। जो हाथ पैर अपना दिखाई दे रहा है ना, रंग रूप दिखाई दे रहा है, हेल्थ दिखाई दे रहा है, वेल्थ दिखाई दे रहा है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। आपको अपने भीतर उतरना होगा, भीतर उतरेंगे तब अपने आप को जानेंगे और विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को खुश रह पाएंगे। और यह केवल तभी संभव होगा जब हम आध्यात्म के ज्ञान से अपने आप को जोड़ करके खुद तक पहुँच पाएँ, खुद तक जान पाएँ। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या आध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या भगवा पहनना ज़रूरी है, तिलक लगाना ज़रूरी है, लंबे बाल दाढ़ी रखना ज़रूरी है,
नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो ये रंग मुझे इतना अट्रैक्ट करता है ना कि मैं पेन भी लेने जाता हूँ, छतरी भी लेने जाता हूँ, जूता छोड़ के। जूता चूंकि हाँ, पैर जूते में में रहता है नहीं। ना, तो बाकी सब चीज़ें मैं ऑरेंज खरीदता हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक तरह से लव ऑफ कलर है ना। किसी को पिंक पसंद हो सकता है, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लू, किसी को ब्लैक, किसी को वाइट, ठीक है ना। तो रंग की ज़रूरत नहीं है और चंदन की भी आवश्यकता नहीं। ये सब जो कुछ करते हैं ना, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अच्छा, अपनी सुख के लिए किसी करते को हैं। दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के नहीं, दिखावा भी है। जैसे आप मेरे गले में देखिए, कोई माला दिख रहा है आपको, बस एक छोटा सा माला हमें गुरु देते हैं, जो वही मेरे हाथ में देखिए, कोई अंगूठी नहीं मेरे। तो आध्यात्म वो चीज़ है ना जहाँ पर आप खुद के लिए जीते हो। आप पैंट शर्ट पहनो, जीन्स टी शर्ट पहनो, आप साड़ी सूट पहनो, सलवार पहनो, जो पहना पहनो, उससे मतलब आपका अंदर से हृदय साफ होना चाहिए। आप डिविल कैरेक्टर में नहीं रहिए, ठीक बात है। एकदम साफ रहिए। और फायदे के लिए, हाँ, आप एक अलग मुखौटा पहन लेते हो, आप खुद के लिए एक अलग। हम शादी भी कर रहे हैं तो इसीलिए कि मैं ऑलरेडी 15 साल तक खुद को ऐसे रखने की कोशिश किया कि मैं जो एक पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण वाला जो एक विषय है ना, क्या मैं उससे खुद को दूर रख पा रहा हूँ। तो 1 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, ठीक 15 साल तक मैंने प्रैक्टिस किया। अब मैं जब समझ पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए सही नहीं है, संभव नहीं है, तो बेहतर है ना कि एक साथी मेरे पास हो और उसके साथ ईमानदारी से जुड़ करके हम अपने जीवन के आगे की यात्रा को पूरा कर पाएँ। आपको पता है ना, एक शब्द है प्रतिबंध, अंग्रेजी में बैरियर कहते हैं। जीवन में कभी कभी अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म में आप हैं या मैं हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड में, किसी का म्यूज़िक फील्ड है, सबके जीवन में कोई ऐसा प्रतिबंध होता है जो जब तक रहेगा तब तक आप फ्लो में नहीं आ पाएंगे। वो जो प्रतिबंध हटा देते हैं ना, फिर आपका फ्लो एकदम से अच्छा हो जाता है, आप एकदम वेग के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो मेरे जीवन का भी एक प्रतिबंध है, काम विचार सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे खुशी होगी कि संभव है कि फिर जब हमको कोई दिखेगा ना, तो सब में हम भगवान का स्वरूप देखेंगे। बिल्कुल। अभी तो कोई सुंदर बाला लड़की सामने आ जाए, हम उम्र, तो एक पल के लिए हम भी आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सच बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ मन की उस अवस्था में पहुँचना जहाँ सच में कहीं कोई आकर्षण न रह जाए, स्त्री के रूप में, न किसी भी विषय वस्तु में, न धन में, न संपत्ति में, न पब्लिसिटी में, कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत साफ गोई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपने अपनी बात रखी, हमारे साथ समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो दी धार्मिक यात्रा में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, किसी नए हस्ती के साथ, नए मेहमान के साथ, और बातचीत करेंगे आध्यात्म को लेकर, समाज को लेकर, और अगर वो राजनीति पर भी बात करना चाहेंगे तो उन पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।